हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। पहचान लिया होगा आप लोगों ने मुझे। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस और लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो देखिए भाई, अभी तक जो भी स्टूडेंट्स अच्छे बच्चों के जैसे, वेल बाकी सभी अच्छे हैं, है ना, लेकिन जो सारे के सारे सेशंस जिन्होंने देखे होंगे तो उनको याद होगा कि प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हमने की हैं, क्लास 12th की जो इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो NCERT है उसके 5 चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी जो है उनको कवर कर चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से कवर किया है। एंड अगर आप CUET का जो एग्जाम मतलब पेपर का जो पैटर्न है पॉल साइंस का आप देखेंगे तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आप ये सेशंस अटेंड करने के बाद वो जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे काफ़ी मतलब ईजी थे। ठीक है, अब आप यहाँ बोलोगे कि मैम आपके लिए तो ईजी है ना, आपने तो इतनी बार पढ़ लिया है, बट नहीं, अगर आप 1 2 3 बार रिवाइज करोगे चीज़ों को और अगर उसके बाद वो पेपर अटेम्प्ट करोगे तो बहुत ईजिली आप मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर कर पाओगे। ठीक है भाई, तो आज क्या नया हमको स्टार्ट करना है? आज हम नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। कौन सा? आज हम देखेंगे द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। सो ये पार्ट 1 है। ठीक है भाई, तो अब तो देखो 5 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो जो बेसिक कीवर्ड्स हैं उन पे तो मतलब आपको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि ठीक है मैम, डेमोक्रेसी हमको पता है, इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, वो क्या होती है ये भी हमको मालूम है। तो जिस मोमेंट मेरे मुंह से ये निकले ना कि डेमोक्रेसी, तो चीज़ों को ना लिंक करने लग जाना कि मैम ने डेमोक्रेसी बोली। देखो बच्चों, पढ़ाई जो है वो ऐसे ही होती है। मैम ने डेमोक्रेसी बोली तो डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है, मैम ने पहले की क्लास में प्रियम्बल जो है वो कराया था। और डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे, है ना, उनका क्या था, ऑब्जेक्टिव था कि भाई जैसे ही हमको क्या ब्रिटिशर्स के रूल से फ्रीडम मिला, प्रायोरिटी पे थी ये चीज़ कि डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश की जाएगी। एंड प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि इस ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका कोई गोल होता है ना, जैसे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, आप लोग यूनिमॉन्ग्स पे सारे के सारे सेशंस क्यों देख रहे हो, आपने यूनिमॉन्ग्स क्यों ज्वाइन किया है, क्योंकि आप CUET का एग्ज़ाम जो है उसको क्वालिफाई करना चाहते हो, है ना। तो आपके माइंड में ये ऑब्जेक्टिव है आपका कि आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। सेम उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उनको था कि इंडिया में डेमोक्रेसी हमको इस्टेब्लिश करनी है, पर उतना आसान नहीं था डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फटाफट से फिर से बता देती हूँ क्यों। क्योंकि पार्टी, देखो पहले तो फ्रीडम मिला एंड देन उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन हुआ। इतना आसान नहीं था इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों से डील करना। एंड देन फिर उसके बाद जो इतना केओस मचा हुआ था कंट्री में, वो सारा जो ऑर्डर है उसको क्या करना, मेंटेन करना, चीज़ों को स्टेबल करना। ठीक है, लेकिन तब भी क्या किया गया, कोशिश, देखो कोशिश तो करनी होती है ना, तो आप लोगों को भी क्या करना है, कोशिश ही करनी है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव उन लोगों के माइंड में था, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या किया गया, आपका इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको इस्टेब्लिश किया गया। कब बनाया था, मैंने बताया था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए है। और यहीं से मैंने बताया था प्रीवियस सेशंस में भी, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों, याद है या बिल्कुल गोल कर दिया? और देखो जिसको अगर ये चीज़ याद नहीं हो, डिब्बा गोल कर दिया ना, बहुत डरने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो ट्रैक पे नहीं चल रही है, गाड़ी आपकी पटरी से नीचे उतर चुकी है, ये समझ लेना। ठीक है भाई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बताओ मुझे। ऑलमोस्ट हर क्लास में ये चीज़ रिपीट करती हूँ मैं, सो दैट आपके ब्रेन में फीड हो जाए बिल्कुल, कि सो के उठ के भी मम्मी बोले ना कि बेटा एग्जाम देने जाना है, हाँ हाँ ठीक है, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है भाई, चलिए तो अब चैप्टर देख लिया, 6 चैप्टर देखने वाले हैं हम, पार्ट 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है इसको अटेंड करने के बाद मैम हमें क्या सीखने मिलेगा, प्रीवियस इतनी क्लासेस में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ, प्रियम्बल जो है वो हमें क्या बोलता है, या 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो कैसे बनाए गए, प्लानिंग क्या होती है, इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए जाते हैं। एंड अभी तक टोटल 5 इलेक्शंस जो हैं उनको हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उनके आउटकम्स को भी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज क्या सीखेंगे,
अब देखिए जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा था थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, है ना। कभी वॉर हुए, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, फूड क्राइसिस चल रहा था, एंड काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो भी हमारे देश की पॉलिटिक्स को क्या कर रही थी, थोड़ा बहुत उसका तो इम्पैक्ट तो आता ही है ना भाई। ठीक है भाई, तो देखिए अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। यहाँ पे क्या ट्विस्ट आएगा मैम, अब इमरजेंसी के लिए देश जो है वो तैयार हो रहा था। इमरजेंसी क्या होती है, चलो अगर वैसे भी नहीं समझ में आए तो डे टू डे लाइफ में ये वर्ड हमने कहाँ सुना है, जब भी मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर मेडिकल कंडीशन हो जाती है, हॉस्पिटल्स जाना पड़ जाता है, तो आप देखेंगे हॉस्पिटल्स के बाहर एक वार्ड होता है अलग से, इमरजेंसी वार्ड, जहाँ पे लिखा होता है आपातकाल, है ना। ठीक है, तो सेम अपनी कंट्री के रेफरेंस में भी हमको इमरजेंसी पढ़नी है कि भाई ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि देश में आपातकाल लग गया, इमरजेंसी, पैनिक मोड ऑन हो गया, ऐसा क्यों हुआ। तो भाई उसको समझने के लिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि बैकग्राउंड कैसे प्रिपेयर हुआ इमरजेंसी के लिए, ऐसी क्या सिचुएशन थी। अरे भाई जरा ये मैकेफी को फिक्स कर दें पहले, जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए, ये भी अपने आप में एक इमरजेंसी है। देखो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, है ना, कि आपका कंप्यूटर जो है वो क्या है भाई, रिस्क पे है, तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला कि अगर हमें इमरजेंसी को समझना है कि इमरजेंसी क्यों लगी देश में, आपातकाल वाली जो कंडीशन है वो क्यों आई, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले क्या सिचुएशन थी मतलब देश में, है ना, या क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से सिचुएशन इतनी वर्स हो गई कि भाई इमरजेंसी लगानी पड़ गई। और इमरजेंसी मैम होती क्या है पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में, है ना, तो आज ये सीखेंगे। इसके बाद वो जो 1971 का इलेक्शन मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, उस इलेक्शन के बाद क्या हुआ ये तो हमने देख ही लिया था कि इंदिरा गांधी वाली जो कांग्रेस थी, है ना, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, ठीक है, तो इंदिरा गांधी वाली जो अलायंस उन्होंने बनाई थी वो जीत गई थी, और जो ग्रैंड अलायंस थी वो तो भाई बहुत ही बुरी तरीके से हार गए थे, उनको तो 40 सीट्स भी नहीं आई थी। ठीक है, अब उसके बाद देखो इकोनॉमिक कंडीशन, बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज भी आप देखिए क्या कि गवर्नमेंट हमेशा इकोनॉमी को जो है ना आपका क्या स्टेबल बनाने की कोशिश करती है कि कैसे भी करके ये जो है वो एज इट इज़ आपकी चलती रहे, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो क्योस मच जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़ वगैरह देखते हो तो आपको श्रीलंका में जो कंडीशन चल रही है वो, और जो अपना नेबर है भाई पाकिस्तान, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, इकोनॉमिक क्राइसिस, सरकार गिर जाती है, सिविल रिबेलियन हो जाता है, लोग रोड पे आ जाते हैं। बिल्कुल, लोग बेचारे क्या करेंगे, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी जब बेसिक जो चीज़ें हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं भाई, तेल नहीं मिलेगा, शुगर नहीं मिलेगी, मिल्क नहीं मिलेगी, तो मेरा जैसा इंसान तो वैसे ही पागल हो जाएगा कि भाई चाय नहीं मिल रही है, खाना तो बहुत दूर की बात है ना। तो इसीलिए फिर लोग क्या करते हैं, वो इंटरनल रिवोल्ट हो जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया कि इंटरनल रिवोल्ट, भाई देश के अंदर से ही विद्रोह हो रहा है सरकार का, तो इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस हमेशा रहता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की, एनी हाउ उसको स्टेबल रखा जाए। ठीक है भाई, उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे गुजरात और बिहार में कुछ मूवमेंट्स हुए, किन चीज़ों को लेकर ये मूवमेंट्स हुए बच्चों, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड आज जानेंगे जयप्रकाश नारायण कौन है। ठीक है, और इसके अलावा ये नक्सलाइट मूवमेंट्स, भाई मूवीज़ में आपने देखा होगा ना कि नक्सलाइट हमला हुआ या नक्सली हमला हुआ, है ना। ठीक है भाई, वो मूवी का नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा तो मैं आपको सेशन के एंड तक ज़रूर बता दूंगी, उसको देख लेना। ठीक है भाई, और उसके बाद डिस्कस करेंगे रेलवे स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, जनरली रेल जो है वो कभी रुकती नहीं है, पर रेलवे की स्ट्राइक क्यों हुई तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से अब शुरू कर लेते हैं। चलो भाई, तो क्या बैकग्राउंड देखते हैं इमरजेंसी का, क्या सिचुएशन चल रही थी। ठीक है भाई, तो 1970s की अगर हम बात करें, 60s का डिकेड भी हमने डिस्कस किया था, काफ़ी कुछ मतलब ठीक नहीं था तब भी, एंड 70s में भी क्या हुआ, पॉलिटिकल टर्मोइल। ठीक है भाई, पॉलिटिकल केओस रहेगा, है ना, पॉलिटिकली जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, एक दूसरे का साथ सब नहीं देने वाले हैं। अब सबको क्या हो जाएगा भाई, मेरे को सत्ता अपने हाथ में चाहिए है, पावर जो है वो मुझे अपने हाथ में चाहिए है, तो लोग जो हैं वो थोड़ा थोड़ा क्या मतलब बोलते हैं ना कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। यहाँ लोगों से मेरा मतलब है पॉलिटिकल लीडर्स या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़। 67 के बाद मैंने बताया था ऑपोजिशन पार्टीज़ जो है वो पिक्चर में आ गई थी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। सो 1970s में क्या रहा, पॉलिटिकल टर्मोइल रहा। ठीक है भाई, और इसीलिए
अब ऐसा क्यों रहा? पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगी, तो बच्चों इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या 36 का आंकड़ा एक तरीके से हो गया जुडिशरी के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। अब आप बोलोगे मैम ऐसे कैसे? तो देखो, जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो 3 ऑर्गन्स की मेनली बात की जाती है। किस किस की? द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। भाई तीनों को अपने अपने फील्ड में काम करना होता है, तीनों एक दूसरे के फील्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली तीनों को काम करना होता है। एंड बोला जाता है दैट मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया आज की डेट में, है ना, तो मीडिया की भी अगर हम बात करें, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, है ना, ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें, राइट। अब तो इसी में टेंशन, ये 1970s में सबसे ज्यादा टेंशन हो गई आपकी सरकार और जुडिशरी के बीच में। भाई जुडिशरी ने थोड़ी बहुत रोक लगाने की कोशिश की होगी सरकार पे, अब किस तरीके की रोक लगाने की कोशिश की थी ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया था क्या, कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए थे कांग्रेस के भीतर ही। वो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी वाला मैंने बताया था आपको, है ना, जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो चाहते थे कि हमारे हिसाब से काम किया जाए, एंड इंदिरा गांधी जो है वो अपने टर्म्स पे काम कर रही थी, ठीक है। तो ग्रेजुअली जब उन्होंने सबकी सुननी बंद कर दी तो क्या हुआ, वो डिफरेंसेस और ज्यादा हो गए बच्चों उनके बीच में और उनके ओपोनेंट्स के बीच में, ठीक है भाई। चलिए, तो अब समझे कि सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ रही थी, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के बीच में गड़बड़ हो रही थी, तो कैसे चलेगा भाई। अब 1971 के इलेक्शंस हो चुके थे, है ना भाई, तो इसके बाद जैसे कि हमने क्या, लास्ट लेक्चर ही हमारा क्या था, रेस्टोरेशन किसका, कांग्रेस का, है ना, सो रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस। तो 71 के इलेक्शंस के बाद हमने देखा था कांग्रेस जो है वो और ज़्यादा पावरफुल बन के उभरी थी, ठीक है भाई। कांग्रेस जो है वो क्या हुई, रीस्टैब्लिश हुई, किसकी लीडरशिप में, इंदिरा गांधी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कांग्रेस जो है वो और ज़्यादा पावरफुल हो गई, है ना। क्या इतना पार्टीशन के बाद भी, मतलब पार्टीशन एज एन इंडिपेंडेंस के बाद, पार्टीशन के बाद भी प्रीवियस 3, 4, 5 इलेक्शंस में भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी 71 के बाद कांग्रेस जो है वो स्ट्रांग बन के उभरी, ठीक है भाई। तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा कांग्रेस का किसमें, इलेक्शंस में। मैंने आपको बताया था जो इंदिरा गांधी वाला अलायंस था उसको 300 से ज़्यादा सीटें आई थी, और जो वो जो ग्रैंड अलायंस था ना उसको क्या हो गया था, आपका 40 से भी कम सीट आई थी। तो इसी वजह से वो थोड़ी सी ना ईगो पे बात आ गई थी, जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना कांग्रेस के, कि भाई ऐसे कैसे, ये इनएक्सपीरियंस लीडर है और ये ऐसे कैसे इन्होंने जीत लिया भाई, और हम लोग क्या कर रहे थे। इसीलिए वो टसल शुरू हो गया वहीं से, ठीक है भाई। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेम होंगे, सबसे पोटेंशियल टॉपिक है ये जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। पता है वो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि वो बोलेंगे आपको, वो मतलब एग्जामिनर, है ना, क्या बोलेंगे, वो पूछ लेंगे कि भाई देश में क्या प्रॉब्लम थी, रेफ्यूजी प्रॉब्लम थी क्या, बाहर से कोई कंट्री हमको हेल्प कर रही थी क्या, या ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया चल रही थी क्या, या वो पूछ लेंगे भाई तेल के प्राइसेस बढ़े थे या कम हो गए थे। यही 4-5 ऑप्शंस में रख देंगे। एंड आपसे पता है ऑप्शन कैसे पूछेंगे, ओनली 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 या ऑल ऑफ द अबव, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, बाय एलिमिनेटिंग। तो ये मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगी कि एलिमिनेशन वाला मेथड जो है उससे हम कैसे डील करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो 71 में आपका क्या, उससे पहले भी देखो 1962 में भी वॉर हुआ था, 1965 में भी वॉर हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ, अगर देखो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। पाकिस्तान, ठीक है भाई। अब पाकिस्तान जो है कैसे, एक वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। अब जो वेस्ट पाकिस्तान था यहाँ पे भी मुस्लिम्स थे मेजॉरिटी में, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज, उर्दू बोली जाती थी। एंड ईस्ट पाकिस्तान में आपकी क्या, बंगाली बोली जाती थी, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा सा क्या उर्दू को फेवर कर रही थी, है ना, वो थोड़ा सा वेस्ट पाकिस्तान के जो भी कंसर्न्स रहते थे उनके बारे में ज़्यादा बात करती थी। तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उनको लगा कि भाई ये जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आप लेके आ रहे हो, हमारा तो इससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा, ठीक है।
दूसरा, उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, है ना, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार जो है वो काम कर रही है, दे आर ट्राइंग टू सप्रेस बंगाली लैंग्वेज एज वेल एज द बंगाली कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने रिवोल्ट किया, सिविल रिवोल्ट हुआ आपका, है ना, रिबेलियन, राइट। तो लोगों ने रिवोल्ट किया कि भाई हमको वेस्ट पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट जो है हमको नहीं चाहिए है, हमको यहाँ से अलग कर दो। ठीक है, तो सरकार ने भी रिटालिएट किया भाई, ठीक, सरकार ने वो रिवोल्ट जो भी रिवॉल्यूशन था उसको क्या किया, उसको सप्रेस करने की कोशिश की कि ज़्यादा कंडीशन जो है वो ना बिगड़े। ठीक है भाई, तो अब जब क्योस हो गया ईस्ट पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान बच्चों अभी प्रेजेंट डे बांग्लादेश वाला एरिया, ठीक है, तो जब गड़बड़ हो गई तो ईस्ट पाकिस्तान से लोग कहाँ आए, इंडिया आए। ठीक, और यहाँ के जो लीडर्स थे, मतलब ये खैर हम जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना उसमें ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, तब मैं आपको बताऊंगी एकदम स्टोरी फॉर्मेट में। अभी थोड़ा समझ लो कि ईस्ट पाकिस्तान में जब क्योस हो गया, गड़बड़ हो गई, लड़ाई झगड़े दंगे हो गए, सरकार सुन नहीं रही थी लोगों की, तो वहाँ से लोग कहाँ आए, इंडिया की तरफ आए। अब भाई इंडिया में क्या हो गई, रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई, इतने सारे लोग आ गए, लगभग 8 मिलियन लोग आ गए भाई, है ना। तो इंडिया में क्या हुई, आपकी रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई। अब खाने पीने भाई उनको भी हैंडल करना था, तो इंडिया ने क्या किया, ईस्ट पाकिस्तान को फाइनेंशियल भी हेल्प दी, बाकी सारी तरफ से भी उनको हेल्प की। तो ऑटोमेटिकली किसके और किसके बीच में वॉर हो गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया। जो वेस्ट पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट थी उनको लगा इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रहा है भाई हमारे घर में, है ना। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया, और इसी वाले वॉर में देखो चारों वॉर में इंडिया जीता पाकिस्तान के साथ, है ना। तो फिर ईस्ट पाकिस्तान को स्टेबलाइज किया गया और उसको क्या बना दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जब हम डील करेंगे तो इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए ये याद रख लो। ठीक है भाई, अब क्या हुआ बच्चों, बांग्लादेश वाला वॉर हुआ, जो मैंने अभी आपको पिक्चर समझा दी पूरी। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी सफ़र हुई भाई, इतने सारे रेफ्यूजी आ गए तो फूड एंड ऑल बाकी सारी चीज़ों को तो मैनेज करना पड़ता है ना। अचानक से घर में इतने सारे मेहमान आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा बजट नहीं बिगड़ जाता है, ज़्यादा हाउस पार्टीज़ कर लेते हो तो बजट नहीं बिगड़ जाता है ना। तो वैसा सा कुछ प्रॉब्लम जो है वो हो गई, तो इंडिया की इकोनॉमी सफ़र कर रही थी उस चीज़ से। रेफ्यूजी प्रॉब्लम हो गई, 8 मिलियन लोग बिना बताए आ गए भाई, उनको कैसे मैनेज करोगे, राइट। सो दीज वर दी प्रॉब्लम्स जिनसे देश उस समय जूझ रहा था। अब जब बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाता है हमारे पास, तो भाई अगर पैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, मंथ के लास्ट के 5 दिन बचे हैं, है ना, मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो जब मैं अपने प्रिपरेशन फेज़ में थी तो ऐसा होता था ना कि घर से जब पैसे आते हैं ना तो शुरू का 1 हफ्ता तो बहुत बढ़िया बीतता है, बिल्कुल फुल क्रीम वाला मिल्क का पैकेट हम लेकर आते हैं, पर लास्ट के जो 5 दिन होते हैं ना उसमें आटे दाल का भाव पता लग जाता है। ठीक है, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों से बोरो करते हैं कि भाई 500 दे दे, 1000 दे दे, ऐसा होता है। तो इंडिया के केस में भी जब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा केओटिक सब कुछ हो चुका था, इंडिया ने एक्सपेक्ट किया कि बाहर से इंटरनेशनली जो थोड़े बहुत दोस्त हमने बनाए हैं वो हमको हेल्प करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मना कर दिया कि ना भाई हमसे ना हो पाएगा, हम आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे, आई एम सॉरी। ठीक है भाई, तो यूएस से भी कोई हेल्प नहीं आई। तो बच्चों ऑलरेडी घर के अंदर इतनी प्रॉब्लम चल रही है, बाहर से कोई हेल्प मिल नहीं रही है, तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा किस पे आया, देश की प्रोग्रेस पे आया, देश की ग्रोथ पे आया। ठीक है, और हर जगह से हर चीज़ की कमी हो रही थी, तो इस वजह से क्या हुई, ग्रोथ स्लो हो गई। ठीक है, ग्रोथ स्लो हो जाना मतलब इकोनॉमी का स्लो हो जाना। ठीक है, प्रोडक्शन या आउटपुट कम हो जाना, ये सब आप अपने इकोनॉमी सेशंस में सीख रहे होंगे। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, जो खैर अभी भी हो रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि हमेशा से ऑयल के लिए हम लोग मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट हैं, वहीं से आता है ना। ठीक है भाई, तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बताओ भाई, ऐसा क्यों होता है कि अगर पेट्रोल डीजल ये सब महंगा हो गया तो बाकी सब क्यों महंगा, सब्जी क्यों महंगी हो जाती है मैम, वो तो पानी डाल के पेड़ उगाते हैं ना, हम पेट्रोल डीजल थोड़ा ना डालते हैं बच्चों। तो अगर हम चलो हम दिल्ली में रह रहे हैं, राइट, अब गाँव में तो नहीं रहते हैं, हम दिल्ली में रह रहे हैं, अब यहाँ पे आसपास कहीं खेत हैं, आउटर में होंगे, और आसपास मतलब आप दूर चले जाओ, नरेला से भी और आगे निकल जाओ, हरियाणा तक अगर मैं पहुँच जाऊँ, तो हरियाणा से यहाँ तक सब्जी आएगी कैसे, मिल्क आएगा कैसे, बाय रोड, है ना। सो
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक, तो अब ट्रक या ट्रैक्टर या ट्रक चलते हैं, ट्रैक्टर चलते हैं, और क्या चलता है आपका, जो भी और बाकी जो गाड़ियाँ जिनसे भी लाओ भाई आप सामान अपना, आपकी मर्जी है, वो चलेगा तो डीजल से, पेट्रोल से, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी हो जाती है। तो वो भी भाई जो इंसान ये काम कर रहा है तो वो उसका भी तो पैसा निकालेगा ना। ठीक है भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज, इकोनॉमिक टर्म्स में बोलूं, इकोनॉमी के टर्म्स में बोलूं, सो जनरल राइज इन द प्राइसेस, मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्या हो गई, महंगी हो गई। और बहुत शौक है ना, तो देखो बिल्कुल मैं बता देती हूँ, मैंने रिसेंटली सीखा कि इन्फ्लेशन को हिंदी में बोला जाता है मुद्रास्फीति। ठीक है, अब डर गए होगे सुन के, है ना, मैं भी डर गई थी, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, अब ग्रोथ स्लो हो गई थी। तो देखो सारी चीज़ें क्या है ना, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ग्रोथ हो नहीं रही है, प्रोडक्शन कम हो गया, लोगों की ज़रूरत हमको है नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोगों को क्या किया जाएगा, फायर किया जाएगा उनके जॉब से। तो फिर क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी बढ़ जाएगी, और जब पॉवर्टी बढ़ जाती है तो क्राइम जो है वो कंट्री में बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं भाई। अब आप बोलोगे मैम गरीबी से क्राइम कैसे बढ़ जाएगा, जितने भी आप देखो जो लोग ये भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं ना, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, ये सब कितना कॉमन है। ठीक, तो ये कौन करता है, कोई अपनी मर्सिडीज से निकल के तो आपका आईफोन लेके भागेगा नहीं, ठीक है, या आपकी चेन तोड़ के भागेगा नहीं। जो नीडी होगा, जिसको ज़रूरत होगी, जिसके पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए, वही ये काम करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर चैप्टर पढ़ने से पहले देश की इकोनॉमिक कंडीशन पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी बैकग्राउंड में। अब इसी बीच में क्या, बिहार में और गुजरात में कुछ मूवमेंट्स हुए। क्या हुए, अब देखो बड़ी सिंपल सी चीज़, अब इकोनॉमिक कंडीशन समझ में आ गई, महंगाई थी और कुछ चल नहीं रहा था देश में, है ना, मतलब पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया था, सारी चीज़ें। तो गुजरात और बिहार के कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनको ये सब ना अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने ये जो मतलब बार बार जो महंगाई बढ़ रही थी, किस चीज़ की, असेंशियल कमोडिटीज़ की। असेंशियल कमोडिटीज़ बच्चों जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्जांपल मिल्क, शुगर, ठीक है, ऑयल, ये सारी चीज़ें बार बार महंगी हो रही थी। भाई इंसान दाल रोटी तो खाएगा, चलो पनीर नहीं खा रहे, नॉनवेज नहीं खा रहे, है ना, पिज़्ज़ा नहीं खाना, हमें दाल रोटी तो मिल जाए। अब दाल भी अगर 100 रुपीज़ kg और 150 रुपीज़ पर kg हो जाएगी तो गरीब इंसान कैसे अफोर्ड करेगा। तो इसी के अगेंस्ट में क्या किया स्टूडेंट्स ने, ये याद रखना कि बिहार और गुजरात वाला जो मूवमेंट था वो स्टूडेंट सेंट्रिक था, स्टूडेंट्स ने रिवोल्ट किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, प्राइस राइज के अगेंस्ट। ठीक है भाई, ठीक है। तो और अब देखो ये भी बता दूं मैं आपको, जैसे बहुत बढ़िया आप रिलेट कर पाओगे, मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था कि साल में 2-3 महीने ऐसे आते हैं जब टमाटर और प्याज इतने महंगे हो जाते हैं कि उसके बिना ही सब्जी खानी पड़ जाती है ना। मम्मी कभी नहीं बोलती जाके 2 किलो प्याज लेके आना, एंड अगर कोई हमारे आसपास 2 किलो प्याज खरीदता भी है ना तो हमको लगता है यार इसके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। क्या होती है ब्लैक मार्केटिंग, लोग पहले से जो भी ये होर्डर्स होते हैं, जो लोग भी, आप आज़ादपुर मंडी वगैरह का नाम अगर आपने सुना हो तो, है ना, तो वहाँ से बल्क में सामान खरीद के लाके अपने पास स्टोर कर लेते हैं, एंड जब ये क्राइसिस आता है ना तब उसी चीज़ को डबल और ट्रिपल रेट्स पे बेचते हैं। इसको काला बाजारी बोला जाता है हिंदी में। इसकी वजह से क्या होता है, करप्शन आता है देश में। तो जो स्टूडेंट्स थे ना बिहार के और आपके गुजरात के, वो इसी के अगेंस्ट कि भाई एक तो ये बेसिक जो नेसेसिटी की हमारी चीज़ें ये महंगी हो रही हैं और ऊपर से ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन भी हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण जो हैं वो कहाँ से, बिहार से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला सबको कि भाई दिस इज़ द हाई टाइम, अब हमें क्या करना है, हमें रिवोल्ट करना है, हमें रिवॉल्यूशन करना है, ठीक है भाई। ये सब जो चल रहा है देश में इसके खिलाफ। लेकिन उन्होंने बोला कि जब भी कोई मूवमेंट होगा, जब भी रिवॉल्यूशन होगा, ये हम इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो हैं वो गांधी जी के फॉलोअर थे,
तो मूवमेंट कैसा होना चाहिए है, नॉन वायलेंट होना चाहिए है ना। हिस्ट्री सेशंस में आपने पढ़ा होगा कि जब भी गांधी जी ने अगर कोई भी मूवमेंट आपका लीड किया है तो किस चीज़ की, भाई सेंटर पीस पे क्या रहा है आपका, नॉन वायलेंस, अहिंसा। इट मीन्स नो मारपीट, नो लड़ाई झगड़ा, ठीक है भाई, है ना, शांति से प्रोटेस्ट करो आप। और इसके अलावा क्या बोला था, ऑल दो मूवमेंट की शुरुआत बिहार से हुई थी, ठीक है ना, लेकिन ये बिहार सेंट्रिक नहीं रहेगा, हम इसको पूरे देश में फैलाएंगे। तो याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि दो कंडीशंस पे ये जो टोटल रिवॉल्यूशन का इसको नाम दिया गया था, या इसको ट्रू रिवॉल्यूशन भी बोला गया, तो इसमें दो कंडीशंस का ध्यान रखने के लिए जयप्रकाश नारायण ने बोला था कि एक तो इसको हम नॉन वायलेंट स्ट्रगल बोलेंगे, मारपीट नहीं होगी, ठीक है, धक्का मुक्की नहीं होगी, एंड उसके अलावा क्या, सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं रहेगा, इट विल कवर द होल इंडिया, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब जयप्रकाश नारायण के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो देखिए बच्चों, पेपर में ना क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, किसी का भी कोई निकनेम होता है ना, उनके नाम के अलावा किसी और नाम से अगर उनको जाना जाता है तो वो पूछ लिया जाता है। तो आप होपफुली आप लोग ये चीज़ देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन्स पे, मैं थोड़ा सा फोकस से बाहर हो जाती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो जयप्रकाश नारायण को पॉपुलरली क्या बोला जाता था, जेपी या लोकनायक। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि लोकनायक किसको बोला गया, किसको बोला जाता है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को, कौन थे ये बच्चों, तो मैं बता देती हूँ आपको, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, थ्योरिस्ट, सोशलिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है भाई। तो इस चीज़ की हमको ध्यान रखनी है, ये भी पता है पूछ लिया जाता है कि क्या थे, सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर थे, एक्टिविस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, और क्या क्या थे, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, ये जो बिहार वाला मूवमेंट, इसको टोटल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि पूरे देश में फैलाने की इसको बात की गई थी, और इसको ट्रू रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। 11 अक्टूबर को 1902 को इनका जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, 8 अक्टूबर 1979 में। ये उतना मतलब देखो डीओ भी याद हो जाए तो ठीक है, 11 अक्टूबर, राइट। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे किसकी, नक्सलाइट मूवमेंट की बात करेंगे। देखो आपको समझ में आ रहा है क्यों इमरजेंसी लगेगी, कभी कोई मूवमेंट हो रहा है, कभी कोई मूवमेंट हो रहा है, और इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कंट्री की क्या होती जा रही है, खराब पे खराब होती जा रही है, ठीक है। सरकार ऑल दो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी चीज़ों को कंट्रोल करने की, पर सब कुछ क्या, वेस्ट 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 होता जा रहा था। अब क्या हुआ, वो लोग जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे, है ना, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का मतलब क्या, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, इसका मतलब डेमोक्रेसी कि सारे कानून वगैरह सब कुछ कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, है ना। वो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको हमने चूज़ किया है, जो संसद में जाके हमको मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम कर रहे हैं, वही सारे डिसीजंस हमारे लिए लेंगे। पर पूरा देश जो है ना वो इस चीज़ पे सहमत नहीं था, ठीक है। पूरे देश को नहीं लगता था, कुछ लोग थे ऐसे जिनको लगता था कि नहीं, ये लोग जो काम कर रहे हैं ना, इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनके जो काम करने का तरीका है ना भाई, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जब इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही थी, जब पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ रही थी देश में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो ऐसे लोग जो कि सरकार का हर तरीके से विरोध कर रहे थे, वो लोग आगे आए, ठीक है। अब वो लोग आगे आए और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए ये पॉलिटिकल सिस्टम, हमें नहीं चाहिए ये कैपिटलिस्ट सिस्टम। मैंने बताया था प्रीवियस सेशंस में कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट ये सब क्या होते हैं, है ना। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें अभी तक याद होंगी। बच्चों याद नहीं हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैम जाके CUET का पेपर नहीं देने वाली, मैम का तो एडमिशन हो गया था, है ना। तो मल्टीपल टाइम्स इन चीज़ों को याद करो। एंड ये कीवर्ड्स मैं अभी आपको बताऊंगी, यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया गया है। अभी तो हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं और वो कीवर्ड UPSC के प्रीलिम्स तक में पूछा गया है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पे अब ये जो लोग जो कि सरकार में भरोसा नहीं करते थे, इन्होंने बोला पॉलिटिकल सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम, अब बहुत हो गया, अब मत बोलो, खत्म करो, ठीक है भाई। तो अब इन लोगों ने कैसे प्रोटेस्ट किया, सिर्फ आके सरकार को बोल दिया कि डूड आप हमें पसंद नहीं हो, आप जाओ, नहीं। व्हाट दे डिड, इन्होंने वायलेंस का इस्तेमाल किया, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम वायलेंस इन्होंने क्या किया,
गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स, ये कब पढ़ते हैं हम? जब हम मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि उन लोगों ने किस तरीके से ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की थी। ठीक है भाई, तो गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स की सरकार जो भी काम कर रही है हमको अगेंस्ट उनके जाना है, हमें उस चीज़ का विरोध करना है। और वायलेंस मतलब मारपीट, खून खराबा, ठीक, हिंसक हो जाना है बिल्कुल, पर अपना काम निकलवाना है और इनको काम नहीं करने देना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो लोग थे जो कैपिटलिस्ट और पॉलिटिक्स के अगेंस्ट थे, ये जो लोग थे जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते थे, ये जो लोग थे जो वायलेंस और गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ कर रहे थे, इनको क्या बोला गया? इनको नक्सलाइट्स बोला गया। अब नक्सलाइट्स क्यों बोला गया? क्योंकि जिस एरिया से आ रहे थे ना, नक्सलबारी एरिया, ठीक है, तो वो नाम नहीं होता जहाँ से आप आ रहे हो वहाँ से आपका उसी नाम से आप जाने जाते हो, नहीं, पंजाब वाले या दिल्ली वाले, ऐसे हम लोग नाम भी सेव कर लेते हैं ना। ठीक है भाई, तो ऐसा ही हुआ। अब देखिए, तो शुरुआत कहाँ से हुई? 1967 में। 1967 जैसे ही बोलूँ तो याद आ जाना चाहिए, लैंडमार्क ईयर है भाई, कोएलिशन गवर्नमेंट की शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है भाई, तो पीजेंट अपराइजिंग, ज़्यादातर आज भी हमारे देश में 50% से ज़्यादा जनता क्या करती है? खेती बाड़ी करती है ना। तो 1967 में जो बड़े बड़े आपके लैंड होल्डर्स थे, जो ज़मींदार होते थे, उनके अगेंस्ट एक रिवोल्ट हुआ। कहाँ हुआ? नक्सलबारी एरिया में हुआ। ये कहाँ पर है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। तो वहाँ पे लोगों ने रिवोल्ट किया, किसकी अध्यक्षता में? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उनकी अध्यक्षता में। ठीक है भाई, तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है? ये क्लासलेस सोसाइटी में बिलीव करते हैं, और यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। ठीक है ना, तो ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। ये लोग किसको? कार्ल मार्क्स को फॉलो करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, CPIM। तो इनके लीडर्स की अध्यक्षता में ये रिवोल्ट आपका हुआ। ठीक है भाई, तो अब नक्सलाइट्स ने क्या किया? नक्सलाइट्स ने जो बड़े बड़े पैसे वाले लैंड ओनर्स थे, जो अपने टेनेंट्स को, अपने पीजेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उनके साथ बदसलूकी करते थे, उनको टाइम पे पैसा नहीं देते थे, उनसे ज़मीन छीनने की कोशिश की। तो ज़मीन छीनने की कोशिश की तो कैसे की भाई? फोर्स का इस्तेमाल किया गया। फोर्स मतलब वायलेंस, पिटाई कर दो, है ना, और पिटाई कर दो। तो मैम ये लैंड छीन के वो लोग क्या करते थे? घर मकान बना लेते थे, अपना प्रॉपर्टी बना लेते थे, अपने नाम करवा लेते थे? नहीं, जो पैसे वाले थे उनसे लेके ये जो गरीब हैं, जो लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, ये लोग उनको क्या करते थे बच्चों? ज़मीन दे देते थे। कौन? नक्सलाइट्स। ठीक है, अब सरकार को लगा भाई ये तो सिचुएशन प्रिकैरियस हो रही है, ये तो सिचुएशन हमारे हाथ से निकली जा रही है, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है सोसाइटी में, आप ऐसी थोड़ी ना अपनी मनमर्जी के मालिक हो, आप कुछ भी करते चले जाओगे। ठीक है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको किसके पास जाना चाहिए? आपको कंप्लेन करनी चाहिए उस चीज़ की, है ना। ये नहीं कि कानून अपने हाथ में ले लिया, राइट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला चलो भाई हमसे पंगा। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत रूथलेस तरीके से, बहुत ब्रूटल तरीके से क्या किया? ये जो नक्सलाइट मूवमेंट था इसको सप्रेस किया। इनको पकड़ो, मारो, पीटो, उठाओ, जेल में डालो, इस तरीके से उनको क्या किया? सप्रेस किया। सेम उसी तरीके से जैसे ब्रिटिशर्स ने इतने सारे रिवोल्ट्स आपने पढ़े होंगे, पीजेंट रिवोल्ट्स वगैरह, है ना, तो जो आपका इंडिगो रिवोल्ट थे, संथल रिबेलियन वगैरह, तो उसको जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सप्रेस करने की कोशिश की थी, सेम वही मेथड्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने यूज़ किए थे नक्सलाइट्स को सप्रेस करने के लिए। ठीक है भाई, चलिए, तो ये नक्सलाइट मूवमेंट आपका हो गया। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या? रेलवे की स्ट्राइक हुई। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो तेज़ी में, क्या बताओगे? रेलवेज कब इस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में? विच ईयर? ठीक है, अगर नहीं आता है इसको लिख लो, ये आपका होमवर्क है। ठीक, और जिस समय रेलवेज इस्टेब्लिश हुआ था उस समय देश के लॉर्ड जो हैं वो कौन थे? बताओ जरा मुझे। लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड डलहौजी थे? ठीक, ये पेपर के क्वेश्चंस हैं। और जो फर्स्ट ट्रेन थी कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन के बीच में चली थी? कितने मिनट्स की जर्नी थी? कितने पैसेंजर्स थे? क्लास में जो फर्स्ट आता है उसको सब याद रखते हैं, जो क्लास का कॉलेज का टॉपर होता है ना उसे सब याद रखते हैं। तो इसीलिए जो पहली बार हुआ है देश में वो जानना और याद रखना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, चीज़ों को लिंक करके पढ़ना सीखो, और हिस्ट्री और पॉलिटी तो बिल्कुल पैरेलली पढ़ो। ठीक है, चलिए, तो
रेलवे की स्ट्राइक हुई। अब आप ये सोचो, चलो रेलवे की स्ट्राइक, अब 1974 में तो मैं भी नहीं थी और आप भी नहीं थे, तो क्या पता मैम क्या हुआ, है ना। तो पेरेंट्स को पूछना, और पेरेंट्स भी नहीं बताएं तो ऐसे कंपेयर करना। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, है ना, 22 मार्च या 23 मार्च को जब अनाउंस किया गया था कि बिकॉज ऑफ कोविड ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है गवर्नमेंट, उस टाइम पे रेलवेज भी रुक गई थी, ट्रेन्स कैंसिल हुई थी, है ना, हम लोग जहाँ थे वहीं फंसे रह गए थे। तो आप सोचो, तब ऐसा लगा था कि कंट्री जो है वो रुक गई है, सब कुछ रुक गया है ना। तो सिमिलर सी सिचुएशन हुई होगी 74 में भी, जब रेलवेज की स्ट्राइक हो गई थी, है ना। उन्होंने बोला था हम रेल नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाओगे भाई रेल, आपकी मनमर्जी है क्या? तो देखो जान लेते हैं, कोई तो दिक्कतें रही होंगी ना, ऐसे कोई काम करने से मना थोड़ी ना कर देता है। बच्चों एक नेशनल कमेटी बनी, किसकी लीडरशिप में? बहुत इंपॉर्टेंट नाम, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है। तो जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में एक नेशनल कमेटी बनी, और इन लोगों ने बोला कि भाई ना तो आप हमको बोनस दे रहे हो, ठीक है, ना हमारी जो सर्विस कंडीशंस है इतनी पैथेटिक है, हम नहीं काम करेंगे ऐसे, अच्छी जगह दो, थोड़ा बाकी पैसा वैसा ठीक ठाक सा दो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए हमारे काम करने के लिए। तो वो सारी इनकी क्या थी, डिमांड थी। अब इन्होंने बोला हम तब तक रेल नहीं चलाएंगे, हॉल्ट, ठीक। इसकी वजह से क्या हो गया, ट्रैफिक सिस्टम कंट्री का रुक गया। अब वो ट्रांसपोर्टेशन वाली बात मैंने बोली थी, आज भी आप देखो कोयला वोयला तो रेल से ही जाता है, मालगाड़ियाँ जाती हैं कि नहीं जाती हैं। अब यही रुक जाएगी तो सारा बिजनेस, इकोनॉमी ठप, सारा काम रुक जाएगा, कैसे काम चलेगा? सरकार मनाने में लग गई, ठीक है, सरकार ने बोला भाई मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं माने तो बाद में सरकार को भी गुस्सा आ गया, सरकार बोली नहीं मान रहे तुम्हारी कोई डिमांड, और ये तुम्हारी जो डिमांड है ना जस्टिफाइड नहीं है, हम नहीं मानेंगे, ठीक है भाई। तो गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड। जब गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं मानेंगे हम आपकी डिमांड, तो ऑब्वियसली तो क्या होगा, ये जो मूवमेंट था, ये स्ट्राइक जो थी वो शांत पड़ जानी चाहिए या और ज़्यादा एग्रावेट हो जानी चाहिए? गुस्सा आएगा ना कि एक तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम रेल नहीं चला रहे, हमारी मांगे हैं उनको पूरा तो कर नहीं रहे हो, हमारे मुंह पे आके बोल रहे हो कि भाई नहीं मान रहे हम। तो इसकी वजह से और ज़्यादा क्या हुआ बच्चों, सिचुएशन खराब हो गई कंट्री में, ठीक है। तो और ज़्यादा क्या लड़ाई झगड़ा सॉर्ट ऑफ चीज़ें होंगी देश में। तो ये थी क्या, रेलवे की स्ट्राइक। तो पेपर में CUET में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि रेलवे की स्ट्राइक कब हुई थी, और जब भी हुई थी, फॉर एग्जाम्पल वो ये पूछ लेंगे कि जो रेलवे की स्ट्राइक थी 1974 किसकी लीडरशिप में हुई थी, नेशनल कमेटी के लीडर कौन थे? तो आपको याद रखना है जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं वो कौन थे, लीडर थे, ठीक है भाई। तो ये सारी की सारी चीज़ें बैकग्राउंड हैं क्या, इमरजेंसी की तरफ देश जो है वो मूव कर रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशंस, मतलब अब आप देख रहे हो कि हर जगह क्या हो रहे हैं, सिर्फ मूवमेंट्स ही हो रहे हैं, ठीक है भाई। तो एक क्विक रिकैप हो जाए फटाफट से, आज बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली। तो शुरुआत हमने कहाँ से की थी भाई, इमरजेंसी का बैकग्राउंड देखा कि देश में कंडीशन जो है वो कैसी थी। चलो ब्लू पेन यूज़ करते हैं, हाँ। इसके बाद हमने क्या देखा, देश में इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसी थी, ठीक है भाई। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि बिहार में और गुजरात में जो मूवमेंट हुए, वो जो स्टूडेंट रिलेटेड मूवमेंट है, ठीक है भाई, वो उसका क्या आउटकम आया। एंड बच्चों उसके बाद हमने जाना JP नारायण के बारे में, है ना, कौन सा, टोटल रिवॉल्यूशन और ट्रू रिवॉल्यूशन, इसको याद रखना, ये नाम जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा हमेशा। एंड देन इसके बाद मैम हमने जाना क्या, रेलवे स्ट्राइक, ठीक है भाई। तो रेलवे की स्ट्राइक के बारे में, तो ये सारी चीज़ें, ये सेशन जो है वो पूरा देखने के बाद हमको क्या हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। अगर नहीं क्लियर हुई हैं, एक बार में देखो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ऑल्दो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा पूरी चीज़ें एकदम लेमन्स लैंग्वेज में समझाने की। आपको क्या करना है, आपका पता है मंत्रा क्या होना चाहिए, मतलब जो डेली आपको फॉलो करना चाहिए है, रीड, प्रैक्टिस एंड रिपीट। कब तक मैम, जब तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक, ठीक है ना भाई। तो पढ़ो, जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आप फंस रहे हो, जहाँ पे आप अटक रहे हो, जिसके क्वेश्चंस को आप कॉन्फिडेंटली पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो क्या करना है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके रिपीट करना है, इसका मतलब रिवाइज करना है। एंड देन अगेन मुझे प्रैक्टिस करनी है, कब तक, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। वो मूवी नहीं देखी है मांझी, पिक्चर थोड़ा देखा करो भाई, बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है।
चलिए, तो ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस तरीके से इमरजेंसी क्या होती है, और जब इमरजेंसी लगी तो देश की सिचुएशन जो है वो कैसी हो गई है ना, किसकी वजह से इमरजेंसी लगी, क्या बोला जाता है उसके बारे में, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अलावा आपको क्या करना है भाई, आपको मैं डेली बोलती हूँ, सुन लिया करो मेरी बात, CUET का जो YouTube चैनल है उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी CUET से रिलेटेड है वो आप मिस ना करो। एंड अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, देखिए बाकी सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, तो उनको भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि भाई अच्छा लगेगा ना, आप और आपका दोस्त एक ही कॉलेज में जाओगे तो साथ में नहीं मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।